चलिए स्टूडेंट्स, हमारा एक्सरसाइज 7.1 चल रहा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। फाइंड द मीन नंबर। अब मीन जो आप एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करते थे ना, उसी को हम बोलते हैं मीन ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेज of a fair coin। अब फेयर कॉइन को कितनी बार टॉस किया जा रहा है? 3 टाइम्स। तो नंबर ऑफ हेड्स, चलिए सर। अब अगर आप ध्यान से देखो तो अगर आप फेयर कॉइन को कितनी बार टॉस कर रहे हो? 3 टाइम्स अगर आप टॉस कर रहे हैं तो पहले तो फाइंड कर लेते हैं लेट एक्स नंबर ऑफ हेड्स obtained in 3 tosses of a coin। अब देखिए, अगर एक कॉइन आप टॉस कर रहे हो और उसमें नंबर ऑफ हेड्स पता करना है, तो जैसे आप कितनी बार टॉस कर रहे हैं? 3 बार टॉस कर रहे हैं। ध्यान से समझना, अगर एक कॉइन को आप 3 बार टॉस कर रहे हो तो हो सकता है कि तीनों के तीनों पे हेड ना आए, 0 हेड, या हो सकता है कि एक पे हेड आए, बाकी 2 पे टेल आ जाए, 1 हेड। अब इन तीनों में से किसी पे भी आ सकता है। और 2 पे हेड आ जाए, 1 पे टेल आ जाए, 2 हेड्स, या तीनों के तीनों हेड आ सकता है, 3 हेड्स। तो अगर आप कॉइन टॉस कर रहे हैं तो या तो एक भी हेड नहीं मिलेगा, या 1 हेड मिलेगा, या 2 हेड मिलेगा, या 3 हेड मिलेगा। ओके, अब लेट P इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड Q इज इक्वल टू probability of not getting head, मतलब टेल, not getting head। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? तो अभी देखो, अगर एक कॉइन है तो हेड होता है, टेल होता है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है, नॉट हेड की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है। तो P is equal to 1/2 and Q is also is equal to 1/2। आप चाहे तो अगर P निकाल लेते हैं तो Q को, आप मैंने बताया था ना, Q को ऐसे 1 - P इस फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला बताया था P + Q = 1 होता है। तो अगर एक आपने P पता कर लिया तो Q डायरेक्ट ये फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। चलिए, अभी P मिल गया Q, तो फिर सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा तो मीन मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चलते हैं। व्हेन x = 0, when x = 0, that is P no head, एक भी हेड नहीं, ऐसे करें। सो P0 मीन्स P नो हेड, एक भी हेड नहीं मिल रहा। तो एक भी हेड नहीं मिल रहा है, इसका मतलब तीनों के तीनों टेल्स है, ए बी टेल, ए बी टेल, ए बी टेल। ये हो गया Q, और Q के वैल्यू 1/2 है, 1/2 Q कितना हो गया? 1/8। दूसरा P1 मतलब
वन हेड, एक हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी तो वो हो सकता है पहले पे हेड हो बाकी दो पे टेल हो, या फिर पहले पे टेल दूसरे पे हेड तीसरे पे टेल, या फिर पहले और दूसरे पे टेल तीसरे पे हेड। मतलब क्या हो सकता है, क्या समझ में है? वन हेड का मतलब या तो फर्स्ट पे हेड आ सकता है, या सेकंड प्लेस पे हेड आ सकता है, या फिर थर्ड प्लेस पे हेड आ सकता है। ये हो गया पी क्यू क्यू, क्योंकि देखो पी क्यू स्क्वायर है, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, देखिए पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, तो डायरेक्ट में लिख दो 3 PQ स्क्वायर, या आप स्टेप बढ़ाना चाहे तो बढ़ा लो। ये भी पी क्यू स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 PQ स्क्वायर। 3 इंटू पी का वैल्यू, पी का वैल्यू भी 1/2 है, क्यू का वैल्यू भी 1/2, तो ये आएगा 3/8। अब P2 मीन्स P2 हेड्स, तो 2 हेड्स का हो सकता है PQ। अब देखिए ये क्या था, इसमें था कि मतलब एक हेड बाकी दो टेल, और अभी क्या है कि 2 हेड 1 टेल, ऐसा। तो PQ या फिर PQP या फिर QPP, ये हो जाएगा P² Q प्लस P² Q प्लस P² Q, 3P² Q, 3 1/2 स्क्वायर 1/2, ये भी आ गया 3/8। तब फाइंड करेंगे P3 मीन्स P तीनों के तीनों हेड्स, 3 हेड्स, तीनों जो है वो हेड है, तो P ये हो जाएगा P³ 1/2 Q, और इस तरीके से आया 1/8। अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, x px 0 1 2 3, 0 के लिए क्या है 1/8, 1 के लिए 3/8, 2 के लिए 3/8 और 3 के लिए 1/8। अब आपको फाइंड करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन EX आपको फाइंड करना है। तो EX के लिए क्या होता है, समेशन XI/PI, मतलब इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए ऐसे मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 3/8 प्लस 2 इंटू 3/8 प्लस 3 इंटू 1/8। ये तो 0 हो जाएगा, 3/8 प्लस 6/8 प्लस 3/8 12/8, और 12/8 को मल्टीप्लाई कर दो 1.5। इस तरीके से इसका मीन कितना आ जाएगा 1.5। आप चाहे तो मैं टेबल वाला बता रहा था, वो टेबल वाले से फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो मीन देख लीजिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू आप डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई करके इनको प्लस कर लो, डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, या मैंने टेबल पे ऐसा इसको टेबल बना के फिर XI/PI निकाला था, उससे भी आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। देन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 क्या है, 2 dice are thrown, 2 dice are thrown
simultaneously. If capital X denotes the number of sixes, find the expectation of X. Find the expectation मतलब वो expected value, expectation of X. यहाँ पे भी वही फाइंड करना एक्सपेक्टेड वैल्यू. तो 11th क्वेश्चन जैसा है, बस उसमें 3 कॉइन्स था, यहाँ पे 2 डाइस. लेट X इक्वल टू नंबर ऑफ सिक्सेस throwing 2 डाइस. अब देखिए, अगर आप 2 डाई थ्रो कर रहे हैं तो कितना 6 आ सकता है. तो हो सकता है कि ये देखिए ऐसे आता है ना, तो हो सकता है कि जैसे 1 1 आ गया तो एक पे भी 6 नहीं आया, पहले पे भी 6 नहीं आया, दूसरे पे भी 6 नहीं आया, तो इसका मतलब 0 6. या एक पे 6 आ गया, एक पे नहीं आया 1 6, या दोनों पे 6 आ सकता है 2 6. ये हो गया रैंडम वेरिएबल एक्स. अब डाई के लिए अगर आप देखेंगे तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है. लेट पी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 और क्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6. अब देखिए ये 1 2 3 4 5 6 ऐसा होता है. इसमें अगर आप देखें तो 6 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, मतलब पूरे 6 टाइम में से 1 टाइम 6 आता है. तो P इक्वल टू हो जाएगा 1/6. और Q की प्रोबेबिलिटी आप देखेंगे तो 5/6, मतलब 6 ना आए, तो 6 ना आए तो 1 2 3 4 5 में से आ सकता है. तो Q इक्वल टू 5/6. चाहे तो आप इसको Q को ऐसे फाइंड भी कर सकते हो. Q इक्वल टू 1 माइनस P 1 माइनस 1/6 5/6. तो दोनों तरीका है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसा फाइंड भी कर सकते हैं. उसके बाद तब एक एक करके फाइंड करते हैं. एक बार x इक्वल टू 0, फिर x इक्वल टू 1, फिर x इक्वल टू 2. P0 मीन्स नो 6, मतलब एक भी 6 ना मिला. तो अगर एक भी 6 नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब दोनों Q हो गया, Q ये हो गया Q स्क्वायर 5/6 स्क्वायर 25/36. फिर P1 1 6. तो अगर पहले पे 6 आया तो दूसरे पे नहीं आया, या फिर दूसरे पे 6 आया तो पहले पे नहीं आया. ये हो गया 2PQ 2 इंटू P1/6 Q 5/6 10/36. फिर P2 मतलब दोनों के दोनों 6, तो ये हो गया PP मीन्स P स्क्वायर, P के वैल्यू 1/6 स्क्वायर 1/36. तो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ X Px 0 1 2 0 की प्रोबेबिलिटी कितना है 25/36. 1 की प्रोबेबिलिटी 10/36. 2 की प्रोबेबिलिटी 1/36.
अब हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू EX, तो समेशन XI PI, यही तो है। ऐसा मल्टीप्लाई करके प्लस करना है। 0 इंटू 25/36 प्लस 1 इंटू 10/36 प्लस 2 इंटू 1/36। अब ये तो 0 हो जाएगा। ये 10/36 प्लस 2/36 12/36, इसको कैंसिल करेंगे 1/3। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना आ जाएगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगा 1/3। एक क्वेश्चन नंबर 12। देन क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13. Two numbers are selected. Two numbers are selected at random without replacement. अब देखो यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स, फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स, let x denote the larger of the two numbers obtained. X denote the larger of the two numbers obtained find EX। अब देखो यहाँ पे फिर से वही एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको फाइंड। इसमें अगर आप देखें तो x क्या है? पहले तो टू नंबर्स आर सिलेक्टेड रैंडम विद रिप्रेजेंट। पहले आप देखें तो फर्स्ट 6 पॉजिटिव नंबर्स क्या है? तो फर्स्ट 6 पॉजिटिव नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6। ये देखिए फर्स्ट 6 पॉजिटिव नंबर्स। तो क्या बोल रहे हैं? टू नंबर्स आर सेलेक्टेड, इसमें से 2 नंबर आपको सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्टिंग 2 नंबर्स फ्रॉम these 6 numbers सैंपल। अगर इसमें से 6 में से 2 नंबर आपको सेलेक्ट करना है तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 6C2। आपने सिलेक्शन पढ़ा है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन क्या होता है? सिलेक्शन। तो हमें ये 6 में से कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट करना, तो 6C2 हो जाएगा। 6C2 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 6 माइनस 2। याद होगा फॉर्मूला आपको? NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। 6 इंटू 5 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 30 अपॉन 2 इंटू 1 तो यह आ जाएगा 15। अब आते हैं x पर। x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है?
लेट एक्स क्या है, टू नंबर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट एक्स डिनोट द larger of the two numbers obtained। अब देखिए इसको जरा समझो क्या बोल रहे हैं। मतलब ये जो जब आप दो नंबर निकालोगे ना, इसमें से 1 to 6 डिजिट में से कोई 2 डिजिट आप निकालोगे तो उसमें लार्जर नंबर आना चाहिए। अगर मान लो 1 2 निकलता है तो 2 लार्जर नंबर रहेगा। ओके, मतलब 1 के साथ कोई भी निकलेगा तो लार्जर नंबर 2 रहेगा। ये समझ में आ रहा है ना। 1 के साथ 2 निकालोगे, चाहे 3 चाहे 4 चाहे 5, तो 1 के साथ ये सब लार्जर नंबर रहेंगे। और 2 के साथ जो है वो 3 4 5 6 लार्जर नंबर रहेगा, तो 3 भी लार्जर नंबर है, 4 5 6। इसको फिर से समझाता हूँ आपको। जैसे 1 के साथ अगर 2 निकलेगा तो 2 लार्जर नंबर रहेगा, 1 के साथ 3 निकलेगा तो 3 लार्जर नंबर, 1 के साथ 4 निकलेगा तो 4 लार्जर नंबर होगा, 1 के साथ 5 निकलेगा तो 5 लार्जर नंबर रहेगा, 1 के साथ 6 निकलेगा तो 6 लार्जर नंबर, 2 के साथ 3 निकलेगा तो 3 लार्जर नंबर, 2 के साथ 4 निकलेगा तो 4 लार्जर नंबर, 2 के साथ 5 निकलेगा तो 5 लार्जर नंबर, 2 के साथ 6 निकलेगा तो 6 लार्जर नंबर, एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसका मतलब अगर दो नंबर निकालते हैं तो उसमें लार्जर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है कितना, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ए एक्स की वैल्यूज कि लार्जर नंबर, द लार्जर नंबर ऑफ द टू नंबर्स कितने टाइम्स आएगा, ये जरा यहाँ एक कंफ्यूजन मत करना। कितने टाइम्स आएगा नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि लार्जर नंबर आना चाहिए, द लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर कौन सा हो सकता है, 2 3 4 5 6 8 हो सकता है। ओके, अब एक एक करके चलते हैं, एक एक करके हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले 2 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर x इक्वल टू 2 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। चलिए, व्हेन x इक्वल टू 2, अगर x इक्वल टू 2 है तो फिक्स है कि अगर x इक्वल टू 2 आएगा तो सेकेंड नंबर 1 ही रहेगा। ओके, अगर x इक्वल टू 2 है तो सेकेंड नंबर फिक्स है, क्या रहेगा, 1 रहेगा। ओके, तो सेकेंड नंबर फिक्स है वहां पे। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1 टाइम है और 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1 टाइम है। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1 टाइम है। तो अगर तो क्वेश्चन क्या है, फिर से देखिए वहां क्या बोल रहा है कि मतलब 2 की प्रोबेबिलिटी। तो अगर यहाँ पे आप लिख सकते हैं व्हेन 1 नंबर इक्वल टू 2 देन सेकेंड नंबर, क्योंकि लार्जर होना है तो फिर एक नंबर उससे छोटा होना चाहिए, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, 1। इसका मतलब सेकेंड नंबर एक देखो, फर्स्ट नंबर का तो प्रोबेबिलिटी 1 है ही, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इक्वल टू 1, 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब देखिए 2 की मतलब 2 कितनी बार आ सकता है, 1 बार आ सकता है, और वैसे ही 1 ये कितनी बार आ सकता है, वो भी 1 टाइम आ सकता है। सो पी एक्स इक्वल टू 2 इक्वल टू, मतलब ऐसे P2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी,
तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी बस केवल एक ही बार आ सकता है, 1 2। ओके, अगर 2 नंबर्स आप सेलेक्ट कर रहे हो तो वहां पे 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 टाइम हो जाएगी। तो इसका मतलब वहां हो जाएगा 1/15। बराबर है, मतलब 1 आ सकता है और 2 आ सकता है। अगर 2 नंबर्स आप सेलेक्ट कर रहे हो तो अब कोई बोले नहीं सर 2 1 आ सकता है और 1 2 आ सकता है, जरा ध्यान दीजिए, 2 1 आया 1 2 आया, तो भी ये दोनों केसेस यहाँ पे एक ही हो गया, क्योंकि इसमें लार्जर 2 ही आ रहा है, इसमें भी लार्जर 2 ही आ रहा है नंबर, तो दोनों केसेस एक ही हो गया। तो P2 की प्रोबेबिलिटी 1/15 व्हेन x इक्वल टू 3। अब 3 के लिए चेक करते हैं, एक नंबर तो x इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे 1 नंबर तो फिक्स हो गया, 1 नंबर तो कितना हो गया 3, और बाकी जो 2 नंबर हैं देन सेकेंड नंबर क्या हो सकता है, सेकेंड नंबर फिक्स है, 1 रहेगा या फिर 2 रहेगा। अगर एक 3 आया, लार्जर नंबर अगर 3 लेना है तो उससे बाकी 2 नंबर आपको 1 और 2 लेने, 1 आ सकता है या फिर 2 आ सकता है। ओके, तो फिर इसका मतलब P3 इक्वल टू, ये देखिए 1 और 2, 1 आ सकता है 2 आ सकता है, तो 2/15 हो गया, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 2 हो गई। ओके, तो ये देखिए यहाँ इससे पता चलेगा, क्योंकि ये तो 1 टाइम ही आ रहा है ना, इससे कोई प्रोबेबिलिटी में इफेक्ट नहीं हो रहा है, केवल ये जो आपका आ रहा है दूसरा वाला नंबर आ रहा है उससे इफेक्ट हो रहा है। कि यहाँ पे जब 2 होगा तो 2 के लिए जब लार्जर नंबर 2 ले रहे हैं तो लेस नंबर जो रहेगा 1 आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/15 है। ये देखिए 1/15। और जब लार्जर नंबर 3 आ रहा है तो उससे लेस नंबर 1 या 2 है, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/15। सिमिलरली व्हेन x इक्वल टू 4, P4 इक्वल टू 3/15। 3/15 कैसे आएगा, अगर यहाँ पे 4 लिया तो यहाँ 1 और 2 और 3 हो सकता है, तो 3/15। व्हेन x इक्वल टू 5, P5 इक्वल टू 4/15। ओके, इसी तरीके से व्हेन x इक्वल टू 6, P6 इक्वल टू 5/15। कैसे, अगर ये 6 है तो यहाँ 1 2 3 4 5 में से कोई भी आ सकता है। इस तरीके से ये आपका हो गया। अब इससे आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 1 के लिए 1/15, 2 के लिए 2/15, 3 के लिए 3/15, 4 के लिए 4/15 और नहीं 2 के लिए 1/15, 3 के लिए 2/15, 4 के लिए 3/15, 5 के लिए 4/15 और 6 के लिए 5/15। तो यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, probability distribution of x px 0 1 2 3 4 0 नहीं है, 2 3 4 5 6 इतना ही है। तो 2 के लिए कितना आया था, 1/15, 3 के लिए 2/15, 4 के लिए 3/15, 5 के लिए 4/15 और 6 के लिए 5/15। देख समझा आपको कि ये 2 के लिए आपको 2 तो 1 टाइम ही आने वाला है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। लेकिन जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो प्रोबेबिलिटी पे इफेक्ट होगा, क्योंकि ये नंबर तो एक बार ही आएगा। तो नेक्स्ट वाला जो है वो 1 आ सकता है, तो 1/15। अगर 3 आ रहा है तो उसके लिए तो 1 हुआ,
बाकी 3 को छोड़ के बाकी कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 1 और 2, तो 2/15। अगर आप 4 ले रहे हो तो 4 1 टाइम आया, लेकिन बाकी नंबर्स में 1 2 3 आ सकता है, तो 3/15 प्रोबेबिलिटी है। 5 लिया आपने तो 5 1 टाइम आया, लेकिन बाकी जो नंबर्स है वो नंबर 5 से लेस 1 2 3 4 आ सकता है, क्योंकि लेस ही लेना ना, क्योंकि 5 एज अ ग्रेटर नंबर ले रहे हैं। ऐसे जब 6 एज अ ग्रेटर नंबर लेंगे तो 6 से लेस नंबर 1 2 3 4 5 5/15। अभी जब आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर लिया, तब आप फाइंड करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो EX तो क्या होता है, समेशन XI PI। तो अब ये मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 1/15 प्लस 3 इंटू 2/15 प्लस 4 इंटू 3/15 प्लस 5 इंटू 4/15 प्लस 6 इंटू 5/15। ये हो जाएगा 2/15 प्लस 6/15 प्लस 12/15 प्लस 20/15 प्लस 30/15। अब ये पूरा प्लस कर लीजिए, 70/15। अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। ओके, 70 डिवाइडेड बाई 50, 4.67 तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लार्जर ऑफ द टू नंबर्स ऑब्टेन्ड इज 4.67। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 30। अभी 14, 15, 16 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।